नमस्कार दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास रसायन विज्ञान पाठ संख्या 3 धातु और अधातु। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है धातु तथा अधातु से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 1, धातु तथा अधातु। तो देखिए, धातु का मतलब होता है जिसमें लोहे का गुण पाया जाता है, जबकि अधातु का मतलब होता है जिसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम धातु की परिभाषा किस प्रकार से हम देते हैं। देखिए, धातु एक तत्व है। धातु क्या है? एक तत्व है और यह विद्युत का सुचालक है तथा अघात वर्धनीयता होता है। यानी कि धातु जो है ना, एक तत्व है जो विद्युत का सुचालक है तथा आघात वर्धनीय होता है। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यानी कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और इन सभी गुणों के आधार पर धातु कहा जाता है। यानी कि प्रश्न है, धातु एक तत्व है, ठीक है। तो धातु तथा अधातु में अंतर पूछता है प्रश्न में, खास करके इसका सबसे आसान तरीका में आंसर दे दीजिएगा कि धातु तथा अधातु में निम्नलिखित अंतर है। पहला, धातु एक तत्व है और यह विद्युत का सुचालक है तथा आघात वर्धनीयता होता है। इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है तथा इसे पीटने पर टन टन की आवाज आती है और इसे पीट करके यानी कि बहुत पतले चादर को बनाया जा सकता है। तो चलिए, अधातु यानी कि जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न मतलब कि अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिसमें जो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, यानी कि विद्युत का कुचालक होता है और इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है तथा इसमें लोहे का गुण नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधातु। जैसे लकड़ी और धातु में जो अंतर होगा, जैसे कि धातु के बारे में लोहा, सोना, चांदी, यानी कि जो दूसरे को यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण हो, और अधातु में जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, बालू, कंकड़ इत्यादि। चलिए, अगला प्रश्न है, धातुओं के भौतिक गुणों को लिखें। तो देखिए, धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन हैं। तो देखिए, इसको अंत तक ध्यान से देखेंगे। धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता। तो सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। इसमें सिल्वर धातु ऊष्मा और विद्युत की अधिक सुचालक होती है। यानी कि विद्युत एवं ऊष्मीय का चालकता का मतलब होता है सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है कि बिजली एक पर से दूसरे पर आसानी से जा सके। इसमें सिल्वर तथा ऊष्मा और विद्युत की अधिक सुचालकता होती है। आघात वर्धनीयता नियतांक। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। इनके धातुएं आघात वर्धनीय तो होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटकर चादर बनाई जा सकती है। तन्यता, धातुएं जो होती है वह तन्य होती है। तन्य मतलब कि उसको ताना जा सकता है, यानी कि उसको लंबराया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है, अर्थात इन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। अगला है द्रवणांक एवं क्वथनांक। तो धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। उच्च मतलब कि ऊपर होते हैं, यानी कि अधिक होते हैं। चमक, यानी कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं, और इन धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। यानी कि धातुएं जो होती है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं, और इन धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकलती है। अगला प्रश्न है, धातुओं को रासायनिक गुणों को उल्लेख करें। यानी कि धातुओं के रासायनिक जो गुण है उसका उल्लेख करना है। तो देखिए, धातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं।
पहला, ऑक्सीजन के साथ संजोग। तो सभी धातुओं से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनता है। यानी कि जितनी भी धातुएं होती है वे अधिकांशतः ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है तब ऑक्साइड का निर्माण होता है। जल के साथ अभिक्रिया। विभिन्न धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं OH और H2 बनाते हैं। धातु एवं की अन्य धातुओं के लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए, क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण का विस्थापित कर देता है। अगला प्रश्न है, धातुओं के भौतिक गुणों को लिखें। यानी कि धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण जो है निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला, भौतिक अवस्था। तो देखिए, अधातुएं यानी कि अधातुओं को समान ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। यानी कि अधातु जो होती है ना, वे समान ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। भंगुरता। अधातुएं प्रायः भंगुर होती है जिससे तार एवं चादर नहीं बनती है या बनाई नहीं जा सकती है और इसे हथौड़े से पीटने पर यह चूर चूर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। चमक। यानी कि अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। ऊष्मा एवं विद्युत की चालकता। यानी कि अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। अधातु जो होती है वह विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। इसका जो द्रवणांक होता है एवं क्वथनांक अधातुओं के निम्न होते हैं, जबकि धातु के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अधातुओं के रासायनिक गुण को लिखें। यानी कि अधातु के रासायनिक गुण कौन कौन हैं उनकी चर्चा करनी है। तो देखिए, अधातुओं के जो रासायनिक गुण है वह निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और यह ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यानी कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और यह ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यह ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अगला है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? क्लोराइड बनाती है। जैसे फास्फोरस से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है। जल के साथ अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। घ में अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुएं अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी अम्ल बनाती है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। यानी कि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके, संयोग मतलब कि मिल के हाइड्रोइड का निर्माण करती है। जैसे H2 गैस प्रवाहित करने पर, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर अल्प मात्रा में H2S बनता है। अगला प्रश्न है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में निम्नलिखित अंतर है, जो इस प्रकार है। पहला, धातु विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुएं प्रायः विद्युत का धनात्मक होती है, क्योंकि धातु में हमेशा धन आवेशित होता है। धातुएं तन्य होती है, यानी कि इसे खींच करके लंबी तार बनाई जा सकती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है।
5 में धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। 6 में धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। इसे हथौड़े से पीटने पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। ध्वनि मतलब होता है आवाज़, ठीक है। तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धातुई ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अब रहा ही धातु। अब देखिए अधातु में क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, क्योंकि अधातु से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अधातु प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? विद्युत ऋणात्मक होती है। और अधातु तन्य नहीं होती है, यानी कि अधातु को खींच करके लंबी तार नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि लंबी तार बनाने के क्रम में वह टूट कर चकनाचूर हो जाता है। 4 में अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अधातुओं के घनत्व जो होते हैं ना निम्न होते हैं। अगला है अधातुओं में धातुई नहीं निकलती है, यानी कि धातुई चमक जो होती है ना यह नहीं निकलती है, और ये बल्कि हथौड़े से पीटने पर अधातु टूटकर चूर चूर हो जाती है। अगला प्रश्न है सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में मुख्य अंतर बताएं। यानी कि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर स्पष्ट करें। तो यह निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। पहला सोडियम परमाणु, देखिए सोडियम परमाणु में पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है यह सोडियम परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर 2 में सोडियम परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह एक समान होती है। सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना? यानी कि सोडियम परमाणु के संयोजी सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अगला है सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा होता है। सोडियम परमाणु की अतिक्रियाशील होता है, यानी सोडियम परमाणु जो होता है ना यह काफ़ी अतिक्रियाशील होता है, और यह वायु और जल के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। शीघ्रता यानी कि जल्दी से क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम परमाणु के गुण इसके संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। सोडियम परमाणु के गुण समझ लिए, लेकिन अब देखिए सोडियम आयन का गुण क्या क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में है सोडियम आयन पर धन आवेश रहता है। सोडियम आयन पर क्या रहता है? धन आवेश रहता है। सोडियम आयन में प्रोटॉन रहते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। सोडियम आयन में प्रोटॉन रहते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 10 रहती है। सोडियम आयन के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? यानी कि सोडियम आयन के संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु के आकार से छोटा होता है। सोडियम आयन अस्थायी होता है और यह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। सोडियम आयन के गुण इसके यानी कि आवेश के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि दोनों के बीच की अंतर को बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन, क्लोराइड जो आयन है ना उसमें निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। पहला ऑप्शन में हम देखते हैं क्लोरीन परमाणु, यानी कि क्लोरीन परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। ऑप्शन में 2 में क्लोरीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह समान होती है, जिसकी संख्या 17 होती है। अगला है क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम सेल संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह अस्थायी होता है। कौन? सोडियम यानी क्लोरीन परमाणु जो होता है ना यह अस्थायी होता है, और क्लोरीन परमाणु का आकार क्लोराइड आयन के आकार से छोटा होता है। क्लोरीन परमाणु क्रियाशील होता है। कैसा होता है? क्रियाशील होता है। अब देखिए क्लोराइड आयन, देखिए इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन यानी क्लोराइड आयन पर ऋण आवेश होता है, जबकि क्लोरीन आयन पर क्या होता है? धन आवेश होता है।
और क्लोराइड आयन में प्रोटॉनों की जो संख्या 17 होती है, वो आपका क्लोराइड आयन में भी प्रोटॉनों की संख्या 17 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोराइड आयन में 18 होती है। क्लोराइड आयन के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 रहती है। यह अस्थायी होता है, जबकि क्लोराइड आयन जो होता है ना, यह अस्थायी होता है, जबकि क्लोराइड परमाणु जो होता है यह अस्थायी होता है। अगला है, क्लोराइड आयन का आकार क्लोरीन परमाणु के आकार से बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। क्लोरीन आयन क्रियाशील नहीं होता, यानी कि अक्रियाशील होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर बताएं। तो देखिए, इसको ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में निम्नलिखित अंतर है, जो इस प्रकार है। पहला, वैद्युत संयोजक यौगिक ये इलेक्ट्रॉन के पूर्व स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये इलेक्ट्रॉन के पूर्व यानी कि पहले स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान को बदलना, के फलस्वरूप बनते हैं और ये आयनों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आयनों से बने होते हैं। इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ये जल में प्रायः बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायकों में प्रायः अविलेय होते हैं और ये विलयन में ये तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। सहसंयोजक यौगिक ये इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझा के फलस्वरूप बनते हैं। ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं। किससे? ये यानी कि सहसंयोजक यौगिक जो है ना, यह उदासीन अणुओं से बने होते हैं। इनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ये जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। विलयन में इनकी अभिक्रियाएं प्रायः धीरे धीरे होती है, यानी कि सहसंयोजक यौगिक की जो अभिक्रियाएं होती है वह विलयन में धीरे धीरे होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? ये सोडियम जो धातु होता है उसको किरोसिन यानी कि गांव की भाषा में जिसको मिट्टी के तेल कहते हैं, उसमें ये डुबा करके क्यों रखा जाता है? तो देखिए इसका उत्तर, सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और NaO यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनाती है। खुले हवा में छोड़ देने पर यह जल उठती है, यानी कि अचानक ही खुले हवा में छोड़ देने पर यह जलना शुरू हो जाता है, जिससे खतरा होने का भय बना रहता है, क्योंकि सोडियम केरोसिन तेल में अविलेय होता है तथा O2 यानी कि ऑक्साइड से अभिक्रिया करके यानी कि नहीं करता है, जिससे खतरा होने का डर नहीं बना रहता है। इसलिए सोडियम धातु को हमेशा किरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह आपके VVI प्रश्न है, इसको अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? वह बंधन जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी कि रासायनिक बंधन वह बंधन जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं को एक साथ बांध कर के रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। अगला है, रासायनिक बंधन कितने प्रकार की होती है? परिभाषा दें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहला वैद्युत संयोजक यौगिक और दूसरा सहसंयोजक यौगिक बंधन। अब इसकी परिभाषा, वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक वैसा रासायनिक बंधन, यानी कि वैसा रासायनिक बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि वह यौगिक या वैसा रासायनिक बंधन जिसमें दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु
से दूसरे परमाणुओं में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन यानी कि जो बांध बनता है, यानी कि जो दोस्ती बनती है, यानी कि बंधन बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। अगला है सहसंयोजक यौगिक बंधन। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके, यानी कि जब दो परमाणु जो होते हैं वे आपस में यानी कि एक साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बने हुए रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन या रासायनिक बंधन कहते हैं। अगला है वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं? वैद्युत संयोजकता किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा त्याग या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। यानी कि वैद्युत संयोजकता किसी तत्व के परमाणुओं के आयन में परिवर्तित होने के लिए उसके द्वारा त्याग या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, यह कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखिए सबसे पहले वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक की विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला, यह यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। यानी कि वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक का बंधन जो होता है यह हमेशा धन और ऋण आवेश युक्त आयनों से बना होता है। इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। उच्च मतलब कि उच्च कैटेगरी के होते हैं। और यह जल में प्रायः विलेय हो कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है। और यह द्रवित जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक के गलनांक यानी कि द्रवनांक उच्च क्यों होते हैं? तो सबसे पहले इसका आंसर हम देखेंगे। आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। यानी कि आयनिक यौगिक जो हैं वे धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। ताप आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को काफी मजबूती से बांधे होते हैं। उस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक जो होता है वह उच्च होता है। समझ में आ गया? तो देखिए आयनिक यौगिक के धन एवं ऋण आवेश युक्त आयनों से बने होते हैं। ताप आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को काफी मजबूती से बांधे होते हैं। उस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न है, निस्तापन और भर्जन यानी कि जारण में क्या अंतर है? निस्तापन और भर्जन यह आपका VVI प्रश्न है। देखिए निस्तापन और भर्जन में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। पहला, निस्तापन, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। यानी कि निस्तापन की प्रक्रिया को अयस्क यानी कि निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। जबकि भर्जन, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। आगे, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? यह आपके VVI प्रश्न है, इसको अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? खनिज और अयस्क में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। खनिज, भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। भू माने भूमि और पर्पटी यानी कि भूमि के भाग में यानी कि भूमि के सतह में पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और सभी खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होता है।
यानी कि जितने भी खनिज पाए जाते हैं उसमें धातु की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह एक समान नहीं होती है। खनिजों में कुछ अशुद्धियां होती है जो धातु के निष्कर्षण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, और सभी खनिजों में धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि वे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और सभी अयस्क धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है, यानी कि सभी अयस्कों में जो धातु की मात्रा होती है वह क्या होती है, पर्याप्त होती है। सभी अयस्क में अशुद्धि नहीं होने के बराबर होती है, और सभी अयस्कों में धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दें। यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है और दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दें। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं भस्म दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं भस्म दोनों से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, इसका क्या कारण है? एल्यूमीनियम जैसे कि खाना बनाने वाले बर्तन में एल्यूमीनियम का ही उपयोग किया जाता है अधिकांशतः। इसका जो यह काफ़ी अत्यंत क्रियाशील धातु है फिर भी इसका उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं, तो इसका कारण क्या है कि हम एल्यूमीनियम के बर्तन का उपयोग हम करते हैं? तो देखिए, एल्यूमीनियम ऊष्मा का यानी कि ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसका संक्षारण न के बराबर भी नहीं होता है, यानी कि संक्षारण मतलब कि इसका हानि नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। अगर इसका भी संक्षारण होता, किसका, यानी कि एल्यूमिनियम का भी संक्षारण अगर होता तो इसका उपयोग यानी खाना बनाने वाले बर्तन में हम नहीं करते। अगला प्रश्न है, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, इसका कारण बताएं। तो देखिए, सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यानी सोना एवं चांदी जो है ना, यह बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। इसके साथ ही इसका संक्षारण भी नहीं होती है, और पुराने हो जाने के बाद भी उसकी चमक जो होती है ना वह बनी रहती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। आभूषण यानी कि गहने बनाने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आपने तांबे की मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवस्था देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ का उपयोग बर्तन साफ करने में क्यों किया जाता है? यानी कि तांबे के मलिन बर्तन जो होता है ना उसको क्या नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है? इसका साफ करने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका उत्तर देखिए, तांबा एक क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के हरी परत जमने के कारण इसका रंग मलिन हो जाता है। कैसा हो जाता है? मलिन, यानी कि मटमैला हो जाता है। जब तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो अम्लीय पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करके उसे तांबे की बर्तन से अलग कर देती है, जिससे बर्तन क्या होता है, चमकने लगता है। खट्टे पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होती है, इसलिए पदार्थ बर्तन साफ को यानी कि पदार्थ का उपयोग बर्तन साफ करने से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, निष्कर्षण प्रक्रम यानी कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर देखिए, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में ऑक्साइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण जो होता है ना, इनकी हटाने की क्रिया जो होती है ना वह ज़्यादा आसान होता है, इसलिए अपचयन से धातु के सल्फाइड एवं एक कार्बोनेट को
धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। यानी टैंक जो होता है ना, टंकी जो होता है ना, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। इसका क्या कारण है? तो देखिए, तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती। यानी कि तांबा जो है ना, यह जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में हमेशा तांबा का उपयोग किया जाता है, लेकिन लोहा अर्थात इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है। खनिज गैंग अयस्क गैंग भर्जन और निस्तापन को परिभाषित करना है। तो देखिए, सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं? खनिज की परिभाषा यह ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछता है, और खासकर 2 नंबर वाले प्रश्न में सबसे ज़्यादा इसे पूछने की संभावना रहती है। तो देखिए, खनिज भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यानी कि भू माने भूमि, और पर्पटी यानी कि धरती के ऊपरी और निचले सतह पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क वैसा खनिज जिनसे सरलतापूर्वक धातुओं का निष्कर्षण होता है। क्या होता है? धातुओं का निष्कर्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अगला है गैंग। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अगला है भर्जन। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में भर्जन की परिभाषा आसान है, इसको आराम से देखिए। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में तेजी से गर्म कर बिना पिघले ऑक्साइड में बदलना की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। निस्तापन। सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित उपस्थिति में धीरे धीरे गर्म करके बिना पिघले ऑक्साइड बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, धातुओं की ऐसी सूची जिसमें सामान्य धातुओं को उनके घटते हुए अभिक्रियाशीलताओं के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं की ऐसी सूची जिसमें सामान्य धातुओं को उनके घटते हुए अभिक्रियाशीलताओं के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, मिश्र धातु अम्लगम जंग संक्षारण को परिभाषित करना है। देखिए, सबसे पहले मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु का मिश्र का मतलब होता है मिलावट। यानी कि 2 धातु को एक साथ मिला करके किसी नए तत्व का निर्माण किया जाता है, उसी को हम मिश्र के नाम से जानते हैं। अर्थात देखिए, इस परिभाषा देखिए इसका। मिश्र धातु 2 अथवा 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता जो होती है वह कम होती है। अम्लगम। यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? धातु को अम्ल कहते हैं। यानी कि यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? धातु को अम्ल कहते हैं। अगला है संक्षारण। धातु के साथ पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। क्षय होना मतलब धातुओं के नष्ट करने, यानी कि उसको कम करने की, उसकी जो मजबूती क्षमता होती है उसको कम करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जंग यानी जब लोहा को अधिक समय तक आर्द्र वायु में, आर्द्र मतलब कि जहाँ पे जिस वायु में नमी की मात्रा हो, यानी कि पानी की मात्रा हो, वैसे जगह पर छोड़ देने पर उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। और इसी जंग के कारण यानी कि जो धातु होता है उसका संक्षारण हो जाता है। पर इस जंग लगने की क्रिया को बचाने के लिए धातु की परत पर लेप यानी कि पेंट कर दी जाती है, जिससे धातु सुरक्षित बच जाता है। अगला प्रश्न है, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं?
तो देखिए सह मैंने साथ साथ, संयोजक यानी कि साथ साथ मिल करके जो बंधन बनाते हैं उसे हम सह संयोजक बंधन कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए सह संयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला एकल सह संयोजक बंधन। एकल सह संयोजक बंधन जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म का साझा होती है तब उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म का साझा होती है तब उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला दृढ़ सहसंयोजक बंधन। देखिए जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उनके बीच के बंधन को दृढ़ सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला त्रिक। त्रिक माने 3, द्वि माने 2 और एकल माने 1। ये दिमाग पर रखिएगा। तो त्रिक सहसंयोजक बंधन जब संयोग करने वाले दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उसे हम त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी कि जब संयोग करने वाले दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तब उसे हम त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है सहसंयोजक यौगिक की विशेषताओं का उल्लेख करें। सहसंयोजक यौगिक तो देखिए निम्नलिखित विशेषताएं होती है जो इस प्रकार है। पहला सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील द्रव या गैस होते हैं। ये सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं यह प्रायः वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील और द्रव या गैस होते हैं। अगला सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः निम्न होते हैं। निम्न माने क्या होता है? यानी कि कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। अगला है सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं और सहसंयोजक यौगिक में प्रायः अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में प्रायः विलेय होता है। अगला प्रश्न है धातु क्रम से आप क्या समझते हैं? धातु क्रम में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पदों के नाम लिखें। तो देखिए अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पद निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। पहला अधात्री, दूसरा अयस्क, तीसरा निस्तापन, भर्जन तथा धातुमल। अगला प्रश्न है द्रावक धातुमल प्रगलन को परिभाषित करना है। तो द्रावक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या जारित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रण यानी कि कोक जो कोयले का एक प्रकार होता है उसके साथ मिश्रण कर यानी कि मिला करके उसको गर्म किया जाता है। ऐसा करने से उपद्रव्य दूर हो जाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? द्रावक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रावक। अगला है धातुमल। द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, उसे धातुमल कहते हैं। प्रगलन धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। यानी कि धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित यानी कि बदलने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। अगला धातुमल में प्रयुक्त उपक्रम को लिखें। धातुमल में प्रयुक्त उपक्रम जो है निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क के धातु के ऑक्साइड परिवर्तन, तीसरा धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन। अगला प्रश्न है अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हैं और अयस्क के सांद्रण को प्रमुख कितने विधियों से उल्लेख किया जा सकता है? तो देखिए सबसे पहले अयस्क का सांद्रण। अयस्क में उपस्थित यानी कि विद्यमान उपद्रव्यों को दूर करने के लिए अयस्क का सांद्रण किया जाता है
अयस्क के सांद्रण के निम्नलिखित प्रमुख विधियां हैं जो इस प्रकार हैं। हाथ से चुनकर अयस्क में विद्यमान बड़े आकार के टुकड़े को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। तब अब अयस्क के टुकड़े को क्रशर में डालते हैं जो इन टुकड़े को चूर चूर कर देता है। क्या करता है? चूर चूर कर देता है। इसके बाद प्राप्त अयस्क के चूर्ण को अस्तम्य मील में डालने पर अयस्क अत्यंत बारीक रूप में यानी कि एकदम छोटे छोटे महीन रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हाथ से चूनकर अयस्क के सांद्रण को दूर किया जा सकता है। अगला गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी कि अयस्क के महीन पीसे हुए चूर्ण को जल से भरे तालाब में खौल लाते हैं। क्या करते हैं? यानी कि अयस्क के महीन पीसे हुए चूर्ण को जल से भरे तालाब में खौलाते हैं यानी कि गर्म करते हैं। ऐसा करने से विलेय अशुद्धियाँ जल में घुल जाती है। क्या होती है? ऐसा करने से विलेय अशुद्धियाँ जो होती है वह जल में घुल जाती है। कम घनत्व वाली हल्की अशुद्धियाँ जल के ऊपरी भाग में आ जाती है। यानी कि कम घनत्व वाली हल्की अशुद्धियाँ जो होती है वह जल के ऊपरी भाग में आ जाती है और भारी अयस्क के कण पेंदी में बैठ जाते हैं। जल की धारा प्रवाहित कर जल में धुली हुई यानी कि जल में घुली हुई तथा कम घनत्व वाली अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क प्राप्त किया जा सकता है। अगला है फैन प्लावन विधि। तो अयस्क के भारी चूर्ण को देखिए, फैन प्लावन विधि यानी कि अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी टैंक में डालते हैं। क्या करते हैं? जल से भरी यानी पानी से भरी एक टैंक में डालते हैं। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद उस जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा झाग या फैन उत्पन्न किया जाता है। यानी कि वायु के प्रवाह के द्वारा उसमें क्या कर दी जाती है? तेल डाल करके झाग या फैन उत्पन्न किया जाता है और सल्फाइड अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। क्या होते हैं? झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। क्या होती है? अशुद्धियाँ जो होती है वो नीचे बैठ जाती है और उसके बाद अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है और झाग को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है। इस प्रकार सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लिया जाता है और इस विधि द्वारा तांबा एवं जस्ता के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कर दिया जाता है। अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो यह विधि वैसे अयस्क के लिए प्रयुक्त होती है। प्रयुक्त मतलब कि शामिल होती है जब अयस्क और उसमें विद्यमान यानी कि विद्यमान मतलब उसमें शामिल अपद्रव्यों में कोई एक चुंबक ही टीन के अयस्क टीन स्टोन में कुछ चुंबकीय पदार्थ उपस्थित रहते हैं। टीन स्टोन अयस्कों को पीसकर महीन चूर्ण बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? पीसकर महीन चूर्ण बना दिया जाता है। अब इस चूर्ण को एक विद्युत चुंबकीय बेलनों के ब्लेड पर डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? मशीन को चालू कर दिया जाता है और चुंबकीय यानी कि चुंबकीयकरण होने के कारण चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करके एक पात्र माने बर्तन में गिराता है और जब अचुंबकीय पदार्थ उससे दूर होकर एक अलग पात्र में गिरता है। इस प्रक्रिया द्वारा सांद्रित टीन स्टोन अयस्क प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मिश्र धातु के गुण कौन कौन हैं? तो देखिए, मिश्र धातु यानी मिश्र माने मिलावट और धातु यानी कि वैसे धातु जिसमें 2-3 तत्व मिल करके शामिल होता है यानी कि शामिल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें मिश्र धातु के निम्नलिखित गुण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, यह अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। क्या होते हैं? ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं लेकिन इनकी तन्यता एवं आघातवर्धनीयता जो होती है ना, यह वर्ग कम होती है। यह संक्षारण अवशोषक होते हैं यानी कि अवशोषक, और इनके द्रव्यमान एवं इनकी विद्युत चालकता इनके अवयवों की अपेक्षा कम होती है। इनकी गुरुत्वता इनके अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील
तो देखिए सबसे पहले स्टेनलेस स्टील लोहा निकेल एवं क्रोमियम के साथ मिश्रित करके, मिश्रित मतलब कि मिला करके बनी मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और स्टेनलेस स्टील काफ़ी कठोर एवं जंग नहीं लगने वाला मिश्र धातु है, जिसका उपयोग अनेक प्रकार के कामों में किया जाता है। अगला है संक्षारण रोकने के उपायों को लिखें। संक्षारण का मतलब होता है किसी वस्तु को यानी कि नष्ट होने से बचाने का मुख्य कारण क्या है, कौन कौन सा उपाय है। तो देखिए संक्षारण रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, धातु की साथ पर लेप चढ़ाकर, यानी कि धातु की जो परत होती है ना उसके ऊपर लेप यानी कि पेंट करके। तो देखिए धातु की बाहरी सतह पर ग्रीज या वार्निशी की एक पतली परत चढ़ा देते हैं। यह धातु को वायु या जलवाष्प के संपर्क से वंचित कर देती है, वंचित मतलब कि रोक देती है, और जिसके कारण इनका संक्षारण होने से बच जाता है। अगला, रंगाई करके। तो धातु के साथ को यानी कि धातु के परत को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई कर देने से धातु के संक्षारण रुक जाता है। विद्युत लेपन करके, यानी कि विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी धातु पर, यानी कि विद्युत अपघटन क्रिया करके किसी धातु पर किसी अन्य धातु चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। और कुछ धातुओं के विद्युत लेपन कर देने से संक्षारण रुक जाता है। अगला है जस्तीकरण करके। लोहा का जस्तीकरण करके कर देने पर उसका संक्षारण रुक जाता है। अगला है लोहा, एल्यूमिनियम, पारा, जस्ता के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। तो देखिए लोहा के अयस्क। तो लोहा के प्रमुख अयस्क हैं जो निम्नलिखित हैं या इस प्रकार हैं। पहला हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा सीडेराइट। यह लोहे का प्रमुख प्रकार अयस्क है। एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम के अयस्क जैसे एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं जो इस प्रकार हैं। बॉक्साइट, कोरंडम और कार्लोलाइट। अगला है पारा का अयस्क, यानी कि पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार है। क्या है? पारा का प्रमुख अयस्क जो होता है सिनेबार होता है, जिससे पारा का निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि पारा को निकाला जाता है। अगला है जस्ता का अयस्क। जस्ता का अयस्क जो होता है ना प्रमुख है जो इस प्रकार है। पहला जिंक ब्रेड, दूसरा कैलेमाइन और तीसरा जिंक काई। अगला प्रश्न है तांबा, सिलिकॉन तथा गंधक के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। तो सबसे पहले तांबा का प्रमुख अयस्क जो है निम्नांकित है। पहला कॉपर ग्लास, दूसरा कॉपर पायराइट्स, तीसरा क्यूप्राइट्स, चौथा मैलेकाइट। सिलिकॉन का अयस्क। सिलिकॉन का अयस्क प्रमुख है अभ्रक तथा सिलिका। गंधक का प्रमुख अयस्क निम्नलिखित है। सिनेबार, जिप्सम, जिंक ब्रेड तथा हैवी एस्पायर। अगला है फास्फोरस के अपरूपों को लिखें, इसका उपयोग लिखें। तो फास्फोरस के निम्नलिखित अपरूप होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला श्वेत या पीला फास्फोरस, दूसरा लाल फास्फोरस, तीसरा काला फास्फोरस। उसके बाद है बैंगनी फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस। अगला प्रश्न है, यानी कि इसमें फास्फोरस के बारे में तो जान ली, लेकिन फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए फास्फोरस का उपयोग निम्नलिखित है। पहला लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, यानी कि माचिस के तीली बनाने के लिए उसके ऊपरी परत पर लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चूहा मारने के लिए विष यानी कि जहर, आतिशबाजी के समान यानी कि आकाशीय बम यानी कि उसके लिए या अग्नि बम इत्यादि तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रयोगशाला में हाइड्रो आयोडिक अम्ल तथा हाइड्रोब्रोमिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सुपर फास्फेट का उपयोग उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है। अगला है श्वेत पीला फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस में अंतर स्पष्ट करें।
श्वेत पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। पहला, श्वेत पीला फास्फोरस ताज़ा रहने पर यह श्वेत रंग का ठोस होता है, यानी कि ताज़ा रहने पर क्या रहता है, यह श्वेत यानी कि श्वेत रंग का ठोस होता है। कुछ समय के बाद यह हल्का पीला रंग का हो जाता है और यह मुलायम ठोस है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है, यानी कि श्वेत फास्फोरस जो होता है ना, श्वेत पीला फास्फोरस, उसमें लहसुन जैसी गंध होती है और यह जल में लगभग अविलेय होता है और यह शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही क्या होता है, जल में यानी कि जल उठता है। अगला है लाल फास्फोरस। यह बैंगनी रंग का भुरभुरा पाउडर है। क्या है, बैंगनी रंग का भुरभुरा पाउडर है और यह गंधहीन होती है। गंधहीन मतलब इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है और यह जल में अविलेय होती है और यह गर्म करने पर जल उठता है। क्या होता है, जल में यानी कि यह गर्म करने पर क्या होता है, जल उठता है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन विधि से धातु का शोधन किस प्रकार किया जाता है। विद्युत अपघटन विधि द्वारा तांबा, जिंक, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम आदि धातुओं को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अशुद्ध धातु को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और धातु के एक लवण का विलयन विद्युत अपघटन का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में से उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाती है और अशुद्धियाँ विलयन में चले जाते हैं। अशुद्धियाँ कहाँ जाती हैं, विलयन में चले जाते हैं और अविलेय अशुद्धियाँ कैथोड के नीचे पेंदी में एकत्र हो जाती है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइड अयस्क से एल्यूमीनियम के निष्कर्षण को बताएं। बॉक्साइड में लोहा, टाइटेनियम, सिलिकॉन के ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं। बॉक्साइड के महीन चूर्ण के सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालकर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है या सोडियम एल्यूमिनेट जल से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप देता है। इस अवक्षेप को गर्म करने के पश्चात शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला है, कुछ मिश्र धातु के नाम तथा उनके उपयोग। कुछ मिश्र धातु का नाम, संगठन एवं उपयोग निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। इस्पात, यह लोहा तथा कार्बन से बना मिश्र धातु होता है जिसका उपयोग रेल, लाइन, पुल, जहाज, भवन तथा यातायात के साधनों के निर्माण में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, यह लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन से बना मिश्र धातु होता है जिसका उपयोग मोटर एवं साइकिल के पार्ट्स, रसोई घर के बर्तन, ब्लेड, कैंची, चाकू आदि बनाने में किया जाता है। अगला पीतल, तो देखिए यह तांबा तथा जस्ता से बना मिश्र धातु होता है, यानी कि तांबा तथा जस्ता से बना यह मिश्र धातु होता है जिसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन, मूर्ति, सिक्का, तार, बाह्य यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। ड्यूरेलिमिन, यह एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि में से बना मिश्र धातु है जिसका उपयोग वायुयान बनाने में प्रेशर में इसका उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर, यह तांबा, निकेल एवं जिसका उयो बर्तन उपयोग सिक्का, आभूषण आदि में होता है, यानी कि जिसका उपयोग बर्तन बनाने में। जर्मन सिल्वर जो है ना, इसका उपयोग जो कि निकल एवं निकेल होता है जिसका उपयोग बर्तन बनाने में, सिक्का बनाने में तथा आभूषण और हीटर आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।